जी नमस्ते, मेरा नाम है प्रतीक बैरागी। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल CS360 में। आप और मैं मिलकर तैयारी कर रहे हैं राजस्थान कंप्यूटर निर्देशक भर्ती परीक्षा 2026, जो कि हमें अगस्त माह में देखने को मिल सकती है। अभी तक हमने ऑपरेटिंग सिस्टम की फर्स्ट लेक्चर में हमने बात करी थी कि किस तरह से उसमें आपकी शेड्यूलिंग की जाती है। शेड्यूलिंग क्या होती है और शेड्यूलिंग के कितने टाइप्स होते हैं, प्रिमिटिव एंड नॉन प्रिमिटिव की हमने बात करी थी। उनको एक एग्जांपल से समझा था। जस्ट इससे पहले लेक्चर अपलोड किया गया, तो आप एक बार जाकर देखिए। और ओएस की प्लेलिस्ट में आज हम बात करने वाले हैं फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, जो कि शेड्यूलिंग की ही एक टाइप है। काफी बेसिक टाइप है, पर कई बार क्वेश्चन पेपर अगर इजी होता है तो ये पूछ लिया जाता है, इससे क्वेश्चन आ जाते हैं। और शेड्यूलिंग किस तरह से होती है, तो ये आज हम शुरू करेंगे। एक क्विक रिवीजन अगर मैं आपको दूं, तो हमने प्रीवियस लेक्चर में बात करी थी अराइवल टाइम, बर्स्ट टाइम और कंप्लीशन टाइम। अराइवल टाइम बेसिकली जिस मोमेंट पे, जिस टाइम में प्रोसेस एग्जीक्यूट होने के लिए रेडी क्यू में आता है, उसको हम बोलते हैं अराइवल टाइम। बर्स्ट टाइम एग्जीक्यूशन में सीपीयू के टोटल एग्जीक्यूशन का टाइम, इट मींस किसी प्रोसेस को लगने वाला समय क्या कहलाता है, बर्स्ट टाइम। कंप्लीशन टाइम जितने टाइम में सीपीयू उस प्रोसेस को कंप्लीट करके रिटर्न करता है या फिर उसको कंप्लीट करता है, तो वो होता है उसका कंप्लीशन टाइम। ये डेफिनेशन देख लीजिए पर इनकी। अराइवल टाइम द टाइम एट विच द प्रोसेस अराइव्स इन द रेडी क्यू। रेडी क्यू में जब अराइव होती है प्रोसेस, तो उस टाइम को बोला जाता है अराइवल टाइम। बर्स्ट टाइम द रिक्वायर्ड बाय प्रोसेस ऑफ सीपीयू एग्जीक्यूशन। सीपीयू को प्रोसेस को एग्जीक्यूट करने में जो टाइम की नीड होती है, उसको बोलते हैं हम बर्स्ट कंप्लीशन टाइम। द टाइम एट विच प्रोसेस कंप्लीट्स इट्स एग्जीक्यूशन। वो टाइम जब प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है, उसका एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो जाता है, उसको हम बोलते हैं कंप्लीशन टाइम। इन टाइम से हम टर्न अराउंड टाइम और वेटिंग टाइम निकालते हैं। वो भी मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको डिटेल में काफी एग्जांपल के साथ समझाया। आज हम बात कर रहे हैं फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, उसको शॉर्ट में बोला जाता है FCFS। तो हम इस शेड्यूलिंग मेथड की बात करेंगे। FCFS इज नथिंग, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। हम डेली लाइफ में भी अगर देखते हैं शेड्यूलिंग का, कि जैसे अगर कोई पर्सन है, जैसे कोई अगर एग्जांपल लूं, कि मेरा ही एग्जांपल लूं, अगर मेरे पास कोई एक से ज्यादा काम आ रहा है, तो मैं क्या करूंगा, जैसे मैं ऐसे जैसे नोटबुक चेक कर रहा हूँ, असाइनमेंट्स चेक कर रहा हूँ स्टूडेंट्स के, तो मैंने कह दिया कि मेरे पास एक एक करके असाइनमेंट्स लेकर आ जाऊँ। तो जो स्टूडेंट मेरे पास पहले असाइनमेंट लेके आ रहा है, मैं पहले उसका चेक कर रहा हूँ। फिर जो दूसरा असाइनमेंट, उसके बाद जो आ रहा है, जैसे जैसे स्टूडेंट्स आ रहे हैं, तो जिसके बाद जो आ रहा है, जिसकी टर्न है, उस टर्न के हिसाब से मैं उनके असाइनमेंट चेक कर रहा हूँ। तो जो काम पहले आया उस काम को मैंने पहले किया, वो काम कंप्लीट हुआ। फिर जो दूसरा काम आया उसको मैंने, इसमें कोई ज्यादा नहीं, केवल सीक्वेंस में फॉलो कर रहा हूँ। जो काम पहले आया उस काम को मैंने पहले किया, उसके बाद मैंने दूसरा काम, फिर तीसरा काम, ऐसे सीक्वेंस फॉलो करते हुए मैंने काम किया। तो FCFS भी ऐसे ही करता है। सीपीयू बेसिकली जो प्रोसेस पहले आती है एग्जीक्यूट होने के लिए, उसको पहले एग्जीक्यूट करता है, देन उसके बाद जो प्रोसेस सेकंड आई है उसको एग्जीक्यूट करता है, फिर जो प्रोसेस थर्ड आई है उसको एग्जीक्यूट करता है। ऐसे ये सारी प्रोसेस को एग्जीक्यूट करता है। FCFS शेड्यूलिंग इज ए नॉन प्रिमिटिव एल्गोरिथम। कल मैंने आपको समझाया था नॉन प्रिमिटिव एल्गोरिथम, जिसमें आपके एग्जीक्यूशन को बीच में इंटरप्ट नहीं किया जा सकता। जैसे अगर मैं असाइनमेंट चेक कर रहा हूँ, कोई स्टूडेंट अपना असाइनमेंट लेके आ रहा गया, तो मैं उसका असाइनमेंट पूरा चेक किए बगैर उसको उसकी नोटबुक में हाथ में नहीं ले सकता, उसका असाइनमेंट में पहले चेक नहीं कर सकता। मैंने बार बार वाला एग्जांपल दिया था कि अगर कोई बार बार हेयर कट कर रहा है, तो नॉन प्रिमिटिव में क्या होगा कि जिसका हेयर कट चल रहा है, उसका हेयर कट कंप्लीट होने के बाद ही दूसरे का नंबर आएगा। ऐसा नहीं होगा कि हेयर कट चल रहा है, बीच में अगर कोई इंपॉर्टेंट पर्सन आ गया, तो जिसका हेयर कट चल रहा है उसको कहा कि आप थोड़ा वेट करिए, जो अभी आए हैं, जो इंपॉर्टेंट पर्सन है, मैं पहले उनका हेयर कट कर देता हूँ। तो अगर इस तरह से किया जाता तो वो प्रिमिटिव का एग्जाम्पल होता है। बट FCFS जो होती है, वहां पे हम प्रोसेस को बीच में टर्मिनेट नहीं कर सकते, एग्जीक्यूशन को टर्मिनेट नहीं कर सकते, तो ये हो जाती है नॉन प्रिमिटिव एल्गोरिथम। तो कई बार पूछा जाता है कि निम्न में से प्रिमिटिव एल्गोरिथम कौन सी है, सॉरी नॉन प्रिमिटिव एल्गोरिथम कौन सी है, तो उसका एग्जांपल होता है FCFS। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रोसेस आर अटेंड टू इन द ऑर्डर। जो मैंने आपको बताई कि एक ऑर्डर में जो प्रोसेस आती है, एक सीक्वेंस में जो प्रोसेस आ रही है, उनको उसी सीक्वेंस के हिसाब से ये प्रोसेस एग्जीक्यूट करता है। तो सबसे पहले अपना एग्जांपल देखते हैं फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व का। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व में दो तरह के क्वेश्चन हमें देखने को मिलते हैं। एक जिसमें सबका अराइवल टाइम
जीरो हो, जितने भी प्रोसेस है वो जीरो टाइम पे स्टार्ट होते ही सीपीयू के अराइवल टाइम में वो प्रोसेस होने के लिए, एग्जीक्यूट होने के लिए आ जाएंगे। यहाँ पे हम फर्स्ट एग्जांपल देख रहे हैं। सेकंड एग्जांपल हम देखेंगे जिसमें अराइवल टाइम उनका डिफरेंट होता है थोड़े। अराइवल टाइम कोई 0 है, कोई 3 है, कोई 5 है, कि सीपीयू स्टार्ट होने के कुछ समय बाद वो आ रही। तो काफी हमें क्या दिया हुआ है यहाँ पे, हमें दिया हुआ है प्रोसेस P1, P2 एंड P3, अराइवल टाइम तीनों का 0 दिया हुआ है और बर्स्ट टाइम हमें दिया हुआ है 5-3-2। अराइवल टाइम बेसिकली जिस मोमेंट पे प्रोसेस एग्जीक्यूट होने के लिए रेडी क्यू में आई है, तो सभी 0 ms पे आ गई है। जब प्रोसेस रेडी क्यू स्टार्ट हुआ तभी सारी अराइवल प्रोसेस अराइव हो चुकी है। बस टाइम प्रोसेस को एग्जीक्यूट होने में लगने वाला समय, जो P1 है उसको 5 ms लगेंगे, जो P2 है उसको 3 माइक्रो सेकंड लगेंगे और P3 उसको 8 माइक्रो सेकंड लगेंगे। अगर मैं इसको एक एग्जांपल बताऊं आपको कि कोई सैलून है, उस सैलून में 3 पर्सन आते हैं, P1, P2, P3। 0-0 ये बताता है कि जैसे अगर 9 बजे सैलून खुला है तो 9 बजे ही फिक्स तीनों वहां पे अराइव हो जाते हैं, कि जैसे सैलून खुला और P1, P2, P3 वहां पे अपना हेयर कट करवाने आ गए हैं। अब क्या होता है, बस टाइम P1 को हेयर कट कराने में लगने वाला समय है 5 मिनट, कि जैसे अगर P1 के हेयर थोड़े बड़े हैं या फिर उसमें जिस हिसाब से उसका काम है उसको लगने वाला है 5 मिनट। P2 उसको हेयर कट करने में लगने वाले हैं 3 मिनट और P3 उसको हेयर कट करने में लगने वाले हैं 8 मिनट। तो जब बस टाइम वो होता है बेसिकली जब प्रोसेस को कंप्लीट होने में, एग्जीक्यूट होने में जो टाइम लगेगा, एग्जीक्यूट होने में जो टाइम लगेगा वो होता है बस टाइम। अब हम यहाँ पे निकालते हैं कंप्लीशन टाइम। अब हम यहाँ निकालते हैं कंप्लीशन। कंप्लीशन टाइम इसलिए निकलता है कि जब प्रोसेस अराइव हुई है और बस टाइम उसका टाइम लेने के बाद कितना उसका कंप्लीशन टाइम आया है, प्रोसेस को एक्चुअल कितना टाइम लगा है कंप्लीट होने में। क्योंकि सबका अराइवल टाइम 0 है और जो कंप्लीशन टाइम है वो कैसे निकालते हैं, एड करते हैं किसको, अराइवल टाइम प्लस बस टाइम को, उसका कितना हो जाएगा 5। अब एक और चीज कि जो 3 है, P1 0 पर आई थी और उसको कंप्लीट होने में उसका जो बस टाइम है वही कंप्लीट होगा। P2 को जब वो आया तो प्रोसेसर एट ए टाइम एक प्रोसेस को एग्जीक्यूट कर रहा है, तो जब 5 माइक्रो सेकंड तक P1 एग्जीक्यूट हो रहा था, तो जो P2 है वो किसमें था, वेटिंग क्यू में था, वेटिंग स्टेज में था। तो P2 को कंप्लीट होने में कितना टाइम लगेगा, 3 तो उसका खुद का समय और 5 उसने जो वेट किया। इट मीन्स अगर कोई P2 हेयर कट करवाने गया तो 3 मिनट तो उसको खुद के लगने वाला और 5 मिनट उसने वेट करा अपना नंबर आने के लिए। तो यहाँ पे टोटल कंप्लीशन टाइम कितना हो गया, 8 हो। P3 ने कितना वेट किया, 8 माइक्रो सेकंड वेट किया और 8 उसका खुद का बस टाइम, उसको खुद के प्रोसेस को एग्जीक्यूट होने में भी 8 माइक्रो सेकंड लगने वाले हैं। 8 और 8 कितना जाएंगे, 16। तो इन तीनों का कंप्लीशन टाइम कैसा आ गया, P1 का टाइम कंप्लीशन टाइम है 5, P2 का आया 8, 5 + 3 और P3 का आया 8 + 8, 16। आई होप आपको कंप्लीशन टाइम इजीली निकालना आ गया। अब हम 2 टाइम और निकालते हैं। फर्स्ट हम निकालते हैं टर्न अराउंड टाइम। टर्न अराउंड टाइम बेसिकली जिस मोमेंट पर प्रोसेस होने के लिए वो आया था और कंप्लीट होकर अपने लिए गया, तो वो होता है कंप्लीशन टाइम। हम कंप्लीशन टाइम निकालते हैं CT - AT। कंप्लीशन टाइम में से अराइवल टाइम को हम माइनस करते हैं, तो जो आता है वो आता है हमारा टर्न अराउंड टाइम। कंप्लीशन टाइम 5 और अराइवल टाइम चूंकि इसमें सब में 0 है तो 5 - 0 क्या होगा, 5 होगा। 8 - 0 कितना होगा, 8 होगा और 16 - 0 क्या होगा, 16। ये बेसिकली हम कैसे निकालते हैं टर्न अराउंड टाइम। टर्न अराउंड टाइम हम निकालते हैं, टर्न अराउंड टाइम इक्वल्स टू CT - AT। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया हो टर्न अराउंड टाइम निकालो। ठीक है, काफी इजी है। अब हम निकालते हैं वेटिंग टाइम। लास्ट में निकालना होता है वेटिंग टाइम। वेटिंग टाइम हम कैसे निकालते हैं, वेटिंग टाइम जो कि हमने टर्न अराउंड टाइम निकाला उसको माइनस करते हैं किसमें से, बस टाइम में से। तो बस टाइम में से जैसे टर्न अराउंड टाइम माइनस बस टाइम। तो अभी जैसे देखिए वेटिंग टाइम कितना है इसका, वेटिंग टाइम अगर निकाले तो टर्न अराउंड टाइम कितना है 5 और इसका बस टाइम कितना है 5। तो 5 - 5 कितना हो जाएगा, 0। इसको वेट कितना करना पड़ा, फर्स्ट को P1 को 0, कोई वेट नहीं करना पड़ा। सेकंड की हम बात करें तो 8
8 माइनस 3 कितना हुआ, इसको कितना वेट लेना था 5 नंबर। ऐसे 16 का P3 का वेटिंग टाइम कितना हो जाएगा, टर्न अराउंड टाइम माइनस वेटिंग टाइम बस टाइम कितना हो जाएगा 8। आई होप आपको इजीली ये चीज वेटिंग टाइम निकालना है वो। प्रोसेस P1 P2 P3 के लिए अराइवल टाइम बस टाइम कंप्लीशन टाइम जो हमने निकाला, टर्न अराउंड टाइम जो हमने कैलकुलेट किया, वेटिंग टाइम जो हमने कैलकुलेट किया, उसी तरह से मैंने यहाँ पे एक चार्ट में आपको दे दिया। अब हम क्वेश्चन क्या आता है, क्वेश्चन बेसिकली हमें पूछता है कि व्हाट इज एवरेज टर्न अराउंड टाइम। हमें क्वेश्चन क्या पूछा जाता है एग्जाम में, हमें प्रोसेस अराइवल टाइम और बस टाइम दिया हुआ जाता है और हमें पूछता है एवरेज वेटिंग टाइम और एवरेज टर्न अराउंड टाइम। तो यहाँ पे देखिए एवरेज वेटिंग टाइम कैसे निकालेंगे हम। एवरेज वेटिंग टाइम निकालने के लिए जितनी भी वेटिंग टाइम है 0 + 5 + 8 कितना है 13 डिवाइडेड बाय 3। तो 13 डिवाइडेड बाय कितना आया 4.3 कितना है 4.3। तो ये इसका एवरेज वेटिंग टाइम आया। और वैसे हम टर्न अराउंड टाइम निकाले वो आता है 5 + 8 + 16 जो कि कितना आता है 29 डिवाइडेड बाय 3। तो 29 डिवाइडेड बाय 3 होता है 9.6। बेसिकली 9.6 यहाँ पे कैलकुलेट कराता है। तो एवरेज टर्न अराउंड टाइम, तो एग्जाम में हमें ऑप्शंस के दिए हुए रहते हैं कि इसमें से एवरेज वेटिंग टाइम कितना होगा, उनके ऑप्शंस में से हमें चूज करना होता है, और एवरेज टर्न अराउंड टाइम कितना होगा उसके ऑप्शन में से हमें चूज करना। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल की बात करते हैं, जिसमें आपको बताया कि दो तरह के एग्जांपल आते हैं। फर्स्ट जिसमें अराइवल टाइम 0 है, और सेकंड हम जिसकी बात करते हैं उसमें अराइवल टाइम हमें दिया हुआ रहता है 0, 2 माइक्रोसेकंड, 4 माइक्रोसेकंड। यहाँ पे हमें दिया हुआ है प्रोसेस P1 P2 P3 तीन प्रोसेस है। यहाँ पर भी अराइवल टाइम P1 का है 2 माइक्रोसेकंड, P2 का है 0 माइक्रोसेकंड, P3 का है 4 माइक्रोसेकंड। अगर ऐसा समझा जाए तो जो P1 P2 P3 है वो सेलोन ओपन होने के, जो P2 है वो तो सेलोन ओपन होते ही आ गया है, उसका टाइम अराइवल टाइम 0 दिया हुआ है। P1 का दिया हुआ है 2 मिनट्स, ठीक है, क्योंकि वो शॉप ओपन होने के 2 मिनट बाद आया। और P3 का दिया गया है 4 मिनट्स, मतलब वो शॉप होने सेलोन ओपन होने के 4 मिनट बाद आया। ऐसे P1 P2 P3 ये एग्जीक्यूट होने के लिए अराइव किया है 0 माइक्रोसेकंड पे, 2 माइक्रोसेकंड पर 4 माइक्रोसेकंड। बस टाइम इनका दिया हुआ है, बस टाइम वाले प्रोसेस को एग्जीक्यूट होने में कितना टाइम लेंगे 5 माइक्रोसेकंड लेंगे, 3 माइक्रोसेकंड लेंगे, और P3 4 माइक्रोसेकंड। अब इसमें भी हम निकालते हैं। सबसे पहले कंप्लीशन टाइम निकालने के लिए जब प्रिमिटिव की बात की जाती है तो FCFS में उसमें इजीली निकल जाता है। बाकी हम अगर हम बात करें कंप्लीशन टाइम निकालने के लिए, तो कंप्लीशन टाइम के लिए हम गैंट चार्ट यूज करते हैं। गैंट चार्ट, जो गैंट चार्ट होता है इसकी मदद से हम कंप्लीशन टाइम निकालते हैं। गैंट चार्ट में बता देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। गैंट चार्ट इस तरह से करता है। सबसे पहले कौन सी प्रोसेस आएगी गैंट चार्ट में, वो प्रोसेस डालते हैं जो कि कंप्लीट होने के लिए आती है, अराइव होती है। सबसे पहले अगर हम देखें FCFS फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, जो प्रोसेस पहले आएगी उसको हम पहले एग्जीक्यूट करेंगे। तो P1 P2 P3 में से सबसे पहले कौन आएगा, P1 P2 P3 में सबसे पहले आया P2, इसका मतलब सबसे पहले कौन सी एग्जीक्यूट होगी P2, ठीक है, P2 एग्जीक्यूट होगी। P2 कितने तक एग्जीक्यूट हो, P2 का बस टाइम कितना है 3 माइक्रोसेकंड, तो ये 0 से 3 माइक्रोसेकंड तक इसने CPU को यूटिलाइज किया। P2 के बाद कौन बचे P1 और P3। तो जब P2 कंप्लीट हो रही 3 तब कौन सी प्रोसेस आई, क्या अराइवल टाइम P3 का तो 4 माइक्रोसेकंड है, मतलब ये तो जब P2 कंप्लीट हो गई तब भी ये प्रोसेस उसमें रेडी क्यू में नहीं आई थी। कौन सी रेडी क्यू में आई P1 आई थी। तो P2 के बाद कौन सी
एग्जीक्यूट होगी P1, इट मींस फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, तो पहले P2 आया फिर P1 आई। तो P1 को एग्जीक्यूट होने पे लगने वाला टाइम मिलता है 5 माइक्रोसेकंड, पर 3 ये पहले चल चुका है, 3 + 5 कितना हो जाएगा 8। P1 को कंप्लीट होने में कितना टाइम लगेगा 8 माइक्रोसेकंड। फिर लास्ट P3 आता है और P3 कितना है इसका 4 माइक्रोसेकंड है, तो 8 + 4 12। तो ये जो बना ये इसका गैंट चार्ट बना। तो हम कंप्लीशन टाइम किसकी मदद से निकालते हैं, गैंट चार्ट की मदद से। अगर मैं इसको आगे बढ़ाऊं तो अब हम यहाँ पे क्या निकालेंगे, कंप्लीशन टाइम निकालेंगे। क्या निकालेंगे, कंप्लीशन टाइम। तो कंप्लीशन टाइम निकालने के लिए हम अगर देखें P1 का कंप्लीशन टाइम, तो P1 का कंप्लीशन टाइम कितना है 8। तो यहाँ पे कंप्लीशन टाइम उनका लिख देते हैं। P2 का कंप्लीशन टाइम कितना है 3, तो हम यहाँ का लिख देंगे 3। P3 का कंप्लीशन टाइम कितना है 12, तो यहाँ पे लिख देंगे। आई होप आपको कंप्लीशन टाइम गैंट चार्ट की मदद से कैसे निकालते हैं समझ में आया हो। अब हम बात करते हैं टर्न अराउंड टाइम और वेटिंग टाइम। दोनों टाइम की बात कर लेते हैं, टर्न अराउंड टाइम और वेटिंग टाइम। टर्न अराउंड टाइम हम कैसे निकालते हैं, बेसिकली मैंने हमको उसका फॉर्मूला बताया था। टर्न अराउंड टाइम निकालने के लिए हम करते हैं कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम, CT माइनस AT। तो कंप्लीशन टाइम कितना है इसका 8 और अराइवल टाइम कितना है 2, तो इसका TAT कितना हो जाएगा 6। कंप्लीशन टाइम इसका कितना है P2 का 3 और अराइवल टाइम कितना है 0, तो इसका टर्न अराउंड टाइम हो जाएगा 3। P3 के लिए कंप्लीशन टाइम कितना है 12 और अराइवल टाइम कितना है इसका 4, तो 12 - 4 कितना हो जाएगा आपका 8 हो। तो टर्न अराउंड टाइम इजीली निकाल लेंगे। फिर बात आती है वेटिंग टाइम। तो वेटिंग टाइम हम वैसे निकालेंगे, वेटिंग टाइम हम निकालते हैं टर्न अराउंड टाइम माइनस बर्स्ट टाइम। याद रखिएगा वेटिंग टाइम हम निकालते हैं टर्न अराउंड टाइम माइनस बर्स्ट टाइम, ठीक है। तो वेटिंग टाइम के लिए क्या करेंगे, टर्न अराउंड टाइम कितना है P1 के लिए 6, वेटिंग टाइम कितना है 5, तो 6 - 5 कितना हो जाएगा 1। P2 के लिए टर्न अराउंड टाइम कितना है 3, वेटिंग टाइम कितना है सॉरी बर्स्ट टाइम कितना है 3, तो 3 - 3 कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। P3 के लिए टर्न अराउंड टाइम है 8 और बर्स्ट टाइम है 4, तो वेटिंग टाइम कितना हो जाएगा इसका 4। ठीक है, आई होप आपको इस टेबल से कंप्लीशन टाइम, टर्न अराउंड टाइम और वेटिंग टाइम निकालना आया हो और उसका गैंट चार्ट बनाना आया हो। उसी एग्जांपल से मैंने आपको समझाया। अब नेक्स्ट इसमें हम क्या करते हैं, ये जो टेबल हमने निकाली उससे आया, तो अब यहाँ पे हमें क्या करना होता है। तो पिछले वाले क्वेश्चन में बताया क्वेश्चन में आपको क्या दिया हुआ रहता है कि आपको प्रोसेस अराइवल टाइम और बस टाइम दिया हुआ रहता है, आपको कंप्लीशन टाइम निकालना होता है, टर्न अराउंड टाइम निकालना होता है, वेटिंग टाइम निकालना होता है, और उसकी मदद से आपको क्वेश्चन में ऑप्शन दिए हुए रहते हैं एवरेज टर्न अराउंड टाइम और एवरेज वेटिंग। तो यहाँ पे एवरेज टर्न अराउंड टाइम अगर हम निकालें तो टर्न अराउंड टाइम कितना होगा 3 + 6 + 8, 3 + 6 + 8 अपॉन 2 कितना हुआ 17 डिवाइडेड बाय 2, सॉरी 17 डिवाइडेड बाय 3, 17 डिवाइडेड बाय 3, तो कितना हो जाएगा 17 डिवाइडेड बाय 3 15, 5.6 कितना हो जाएगा 5.6 जाएगा। और अगर हम एवरेज वेटिंग टाइम की बात करें तो एवरेज वेटिंग टाइम हम निकालेंगे 0 + 1 + 1, तो 0 + 1 4, 1 + 4 सब कैसे निकालेंगे 0 + 1 + 4 डिवाइडेड बाय 3 कितना देगा 5 डिवाइडेड बाय 3, जो कि आपका 5 डिवाइडेड बाय 3 कितना देगा 1.6। अभी आप ये समझिए कि वेटिंग टाइम और एवरेज टर्न अराउंड टाइम आप कैसे निकालते हैं, तो ये इसका आंसर हो जाए। तो ऑप्शन में हमें ये दिया हुआ रहता है जैसे कि कैसे आप टर्न अराउंड टाइम निकाले हो, वेटिंग टाइम निकाले और उसका एवरेज उसके ऑप्शन में दिया हुआ रहता है, जिसमें से हमें को ये ऑप्शन चूज करना रहता है। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व काफी बेसिक है, अगर मैं क्विक रिवीजन आपको करूं, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व क्या है, एक तरह की नॉन प्रिमिटिव
शेड्यूलिंग एल्गोरिथम है। नॉन प्रिमिटिव मींस इसमें एक बार अगर कोई प्रोसेस का एग्जीक्यूशन के लिए आ गई तो उसको बीच में इंटरप्ट नहीं किया जा सकता। फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, इसमें क्या फॉलो किया जाता है, वो एक सीक्वेंस या ऑर्डर फॉलो किया जाता है। जैसे जैसे प्रोसेस रेडी क्यू में आएगी एग्जीक्यूट होने के लिए, उसी सीक्वेंस में उसको प्रोसेस को हैंडल किया जाता है और प्रोसेस को एग्जीक्यूट किया जाता है। और इसमें दो तरह के एग्जांपल्स आपको देखने को मिलते हैं, जिसमें अराइवल टाइम सबका सेम हो, 0 हो, और एक जिसमें अराइवल टाइम थोड़े डिफरेंस हो। हम क्या निकालते हैं, हमें दिया हुआ रहता है अराइवल टाइम और बर्स्ट टाइम, और प्रोसेस दी हुई रहती है, उसकी मदद से हम निकालते हैं कंप्लीशन टाइम। कंप्लीशन टाइम निकालने के लिए हम गैंट चार्ट बनाते हैं और फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व में जैसे जैसे प्रोसेस आती है उस हिसाब से हम उसको कंप्लीट करते रहते हैं। तो कंप्लीशन टाइम उसकी मदद से निकलता है। और फिर कंप्लीशन टाइम के बाद हम निकालते हैं टर्न अराउंड टाइम। टर्न अराउंड टाइम निकालने के लिए बेसिकली यूज करते हैं कंप्लीशन टाइम माइनस एवरेज अराइवल टाइम। जो अराइवल टाइम और उसका कंप्लीशन टाइम उसको माइनस करते हैं तो वो होता है उसका टर्न अराउंड टाइम। और जो वेटिंग टाइम है, वेटिंग टाइम के लिए करते हैं जो टर्न अराउंड टाइम हमने भी निकाला उसमें से माइनस करते हैं किसको, बर्स्ट टाइम को। तो ऐसे हमारे पास वेटिंग टाइम भी आ जाता है और टर्न अराउंड टाइम भी आ जाता है, और इन दोनों का एवरेज हम उनको जोड़ के जितनी प्रोसेस है उससे हम डिवाइड कर देते हैं और उससे हमारे लिए उसका एवरेज वेटिंग टाइम और एवरेज टर्न अराउंड टाइम आ जाता है। इस क्विक रिवीजन से आपको पूरे लेक्चर की कहानी समझ में आई हो। आई होप ये लेक्चर आपको अच्छा लगा हो और कुछ आपके लिए हेल्पफुल रहा हो। और शेड्यूलिंग जब आपने आपके बैचलर्स में या फिर मास्टर्स में पढ़ी हो तो आपको क्विक रिवीजन मिला हो। आगे हम और देखेंगे प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव की और भी शेड्यूलिंग एल्गोरिथम, चाहे वो राउंड रॉबिन हो या फिर शॉर्टेस्ट जो फर्स्ट हो, और भी जो आगे एल्गोरिथम वो देखेंगे। और आपके जो भी डाउट्स हो, जो भी क्वेरीज हो, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और वीडियो को लाइक करिए, पूरी प्लेलिस्ट फॉलो करिए। और थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए।